साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम वृद्धावस्था सामाजिक अध्ययन पर एक अभियान हमने छेड़ा हुआ है और उसी के अंतर्गत हम समय समय पर आपसे हर कार्य क्षेत्र और प्रत्येक आयु के लोगों से आपको मिलवाते हैं, उनकी बातों से साझेदारी करवाते हैं। आज हमारे बीच हैं नेहटौर के बालेश जैन जी। बालेश जैन जी ने एमए में आगरा यूनिवर्सिटी टॉप की थी और प्रारंभ से ही वो हर विषय में उन्होंने बहुत अच्छे नंबर पाए। वो एक प्रख्यात इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं और मेरे बाल्यकाल में उन्होंने मुझे भी पढ़ाया है, तो मेरे वो गुरु भी हैं। आपका कार्य क्षेत्र है हैंडलूम का, आप कार्य करते हैं, जो बहुत लंबे समय से आपका कार्य चल रहा है। तो साथियों, आज इस वृद्धावस्था के गंभीर पहलू पर आज बालेश जैन जी कुछ प्रकाश डालेंगे। आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। वो युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, सभी के लिए एक चेतना स्वरूप, एक जागरूकता का विषय बन सकती है, माध्यम बन सकती है। तो आइए अब हम सुनते हैं बालेश जैन जी को। मेरा जन्म 1943 के फरवरी मास का है। इस हिसाब से मैं अपने जीवन के 78 वर्ष पूरे कर चुका हूँ। लेकिन मेरा जीवन का एक दुखद पहलू यह है कि 15 वर्ष की अबोध अवस्था में 1958 में मैं अपनी सुनने की क्षमता खो बैठा था। तब से 65 वर्ष के लंबे संघर्ष में जीवन में मैंने हमेशा सफलता प्राप्त की। 1960 में अर्थात सुनने की क्षमता खोने के 2 साल बाद 1960 में मैंने वर्धमान कॉलेज बिजनौर के पहले बैच में एडमिशन लिया और 1964 में इसी महाविद्यालय से इतिहास विषय में एमए किया, जिसमें मुझे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। मैंने प्रथम श्रेणी तो प्राप्त की ही साथ विश्वविद्यालय में भी प्रथम रहा, जिसे इंग्लिश में फर्स्ट क्लास फर्स्ट बोलते हैं। इसके बाद मुझे पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मंजूर हुआ, लेकिन मेरे शिक्षक गण जो थे वह मेरे पीएचडी करने के खिलाफ थे। बोले कि अगर जो तुम जॉब के हिसाब से पीएचडी करना चाहते हो तो वह बेकार रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास फर्स्ट एमए को उस टाइम तुरंत किसी भी कॉलेज में इतिहास की लेक्चरशिप मिल जाती थी। प्रॉब्लम हियरिंग की थी, सुनने की थी, शिक्षा की नहीं। इसलिए पीएचडी से ध्यान हटाया अपना। विषय भी मंजूर हुआ था। बुद्ध काल की आर्थिक दशा अर्थात अब से 2500 साल पहले भारत की आर्थिक दशा क्या थी। बचपन से मेरी रुचि इतिहास में रही। आज भी मुझे याद है कि मैं 7वीं क्लास में जब मैं था तो इतिहास की पुस्तकें इकट्ठी क्या करता था। वो ज़माना बहुत मंदे का था। 15-15 पैसे की किताबें मिल जाती थी अच्छी। खैर, अब जीविका के लिए मुझे और कुछ सोचना पड़ा और 1967 में मैंने 3 साल तक नौकरी की तलाश करने के बाद हथकरघा
व्यवसाय में हाथ डाला, हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन की यूनिट स्थापित की, जिसे फिर अभूतपूर्व सफलता मिली और अखिल भारतीय स्तर पर मेरे बनाए वस्त्र पसंद किए गए। यह यूनिट लगभग 50 साल तक चलती रही। अब 2020 में मैंने स्वयं इसे बंद किया। जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, मगर एक बात देखने की यह है कि आदमी के अंदर अगर जो हिम्मत है, साहस है, झेलने की क्षमता है, तो इसके लिए कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होगी। आदमी सोच ले मुझे यह काम करना है, वह होकर रहेगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यूनिवर्सिटी टॉप करने में सफल हो पाऊंगा कभी। 50-55 साल पहले यूनिवर्सिटी टॉप करना कुछ ऐसा ही था जैसा आज किसी का IAS में आ जाना। लेकिन मैंने सोच लिया था कि कुछ करना है, वो सामने आ गया। जीवन में सफलता प्राप्त करना कोई मुश्किल बात नहीं लगी मुझे कभी भी। सारी सफलताएं छोटी लगी, चाहे शिक्षा की थी या व्यवसाय की थी। रही बात वृद्धावस्था की, 78वें वर्ष में 78 वर्ष पूरे कर चुका हूँ, लेकिन अभी महसूस नहीं होता कि वृद्धावस्था आ गई है। पता नहीं कब आएगी वो। वृद्धावस्था की परेशानियाँ तो आती ही हैं, शारीरिक अक्षमता और कुछ आयु के रोग, लेकिन फिर भी आदमी झेलने के लिए और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो तो वे भी कोई महत्व रखेंगी। इसके लिए तैयारी बहुत पहले से कर लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से वे लोग बहुत खुशनसीब हैं जिन्हें वृद्धावस्था हासिल होती है। वृद्धावस्था हासिल होने का मतलब है आपने भरपूर जीवन जिया है। वृद्धावस्था एक सम्मानित अवस्था है, चारों तरफ से सम्मान मिलता है। लोग राय भी लेते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं। वृद्धावस्था के लिए तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। मेरे हिसाब से वृद्धावस्था एक परीक्षा की तरह से है। जो लोग अपने परीक्षा के लिए बहुत पहले से तैयारी कर लेते हैं, वो परीक्षा आने पर प्रसन्न होते हैं। उनकी तैयारी अब कामयाब होने वाली है। घबराते वही हैं जिन्होंने पहले से कुछ तैयारी नहीं की। अच्छे स्वास्थ्य के नियमों का पालन, अच्छी आर्थिक अवस्था, अच्छे सामाजिक संबंध, थोड़े से दिलचस्प शौक, जो जितने ज़्यादा हों उतने अच्छा है। ये सब बातें वृद्धावस्था के बोझ को एकदम हल्का कर देंगी। आपके शौक हो सकता है दूसरों को भी प्रेरणा दें। मेरे बहुत से शौक हैं। इतिहास का विषय तो है ही है, साथ में
हस्तरेखा विज्ञान का भी शौक है। अखबारों के कटिंग से इकट्ठा करने का शौक है। दोस्ती का शौक और भी बहुत से शौक हैं जिनको बताना शायद ठीक नहीं रहेगा। रही बात युवाजनों की, उनको मैं केवल सबसे पहली नसीहत एक देना चाहूँगा कि अपने संसाधनों के अंदर ही अंदर जीवन यापन करने की कोशिश करें। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जीव। भूल कर भी कर्ज के चक्कर में न फंसे शो करने के लिए अपने संसाधनों के अंदर रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, अस्वस्थ भी रहेंगे। माता पिता की नसीहतों पर अवश्य ध्यान दें। उन लोगों ने कुछ सोच के कहा होगा कुछ भी। मेरे पिताजी ने भी मुझसे चलते चलते भी एक बात यह कही थी कि बाजार से कभी पैसा मत उठाना। मैंने हमेशा उनके इसी का पालन किया और हमेशा रात को बेफिक्र के साथ सोया। कर्ज कहते हैं, कर्ज का मर्ज का इलाज नहीं। दूसरी बात, अपने खान पीन को हमेशा संयत रखें। ये जितने भी बाज़ार में ये फास्ट फूड और ये ड्रिंक्स वगैरह आ रहे हैं, इनसे दूर रहें। अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है, दूसरा आदमी आपके स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर सकता। आज जितने भी रोग पैदा हो रहे हैं, ये सब खान पीन के लापरवाही की वजह से हैं। इसलिए नौजवानों को और नई पीढ़ी को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे यह सब बातें कहने में और करने में विशेष प्रसन्नता है। मेरे परम प्रिय शिष्या जी रशिम जी ने, जो कि वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं का अध्ययन कर रही हैं, मुझसे मेरे विचार जानने चाहे थे। इसलिए मैंने जो कुछ भी महसूस किया ज़िंदगी में कर रहा हूँ वो मैंने बताया।